बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब हमने ये इस क्वेश्चन के अंदर v जो है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर तमाम पॉलिनोमियल्स जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये जो फंक्शन होता है हमारे पास इस तरह का, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन anxn, जिसमें ये a0 a1 a2 ये सारे क्या हैं? ये रियल नंबर हैं, a1 a2 सो ऑन an बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। और ये जो पावर है इसकी पावर वेयर n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मसलन अगर ax की पावर -2 आ जाएगी, ax की पावर -3, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वेक्टर स्पेस v के अंदर तमाम पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं। आपने साबित क्या करना है कि ये दो फंक्शन हैं, इनकी इनर प्रोडक्ट, इनको साबित करना है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है हमारा 0 से 1 f ऑफ टी जी टी, तो हमने साबित करना है कि ये क्या होगी? इनर प्रोडक्ट होगी v के अंदर। अब इनर प्रोडक्ट के लिए, इनर प्रोडक्ट साबित करने के लिए हमें 3 कंडीशन साबित करनी पड़ती हैं। जिससे पहली कंडीशन क्या है कि अगर उसी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए। अब f ऑफ g को कैसे डिफाइन किया है? f और g की जो प्रोडक्ट है 0 से 1 f ऑफ t जी टी डी टी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेकर 1 तक। अगर f दोनों फंक्शन बराबर हो जाएं तो फिर f ऑफ t इधर भी आ जाएगा, f ऑफ t इधर भी आ जाएगा। f ऑफ t और f ऑफ t मिलके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता है कि स्क्वायर इज जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे भी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर लिमिट बड़ी है, नीचे छोटी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आंसर आपका आएगा वो 0 से बड़ा ही होगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। नाउ वी विल प्रूव दैट कि अगर f की प्रोडक्ट f के साथ ली जाए और आंसर 0 के बराबर आता है तो फिर f किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि f को जब f से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 के बराबर आता है। हम साबित कर देंगे कि f इज इक्वल टू 0। f इज इक्वल टू 0 का मतलब f स्क्वायर t डी टी इज इक्वल टू, फर्स्ट वी सपोज, हमने सपोज किया है कि f को जब f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 के बराबर आता है। f को f से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर इसका इंटेग्रल ही 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि f स्क्वायर t भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और अगर f स्क्वायर t 0 के बराबर है तो फिर f ऑफ t भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो f हमारा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। अब इसका उलट क्या होगा? हम सपोज कर लेते हैं कि f 0 के बराबर है। हम साबित करेंगे कि f की जब f के साथ प्रोडक्ट ली जाती है तो आंसर किसके बराबर आता है? 0। f इज इक्वल 0 तो इसका मतलब f ऑफ t इज इक्वल 0। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें, f स्क्वायर t डी टी इज इक्वल टू 0। अब f स्क्वायर t को f ऑफ t लिखा जा सकता है और ये किसके बराबर होता है? f इंटू एफ। तो पस साबित हुआ कि f इंटू एफ इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी, ये मुफ्त का नंबर होता है, f g है, इसको जब आप लिखेंगे तो f की और g की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर g को पहले रखेंगे t को बाद में, तो ये पहले एफ जी था, अब जी पहले आ गया तो जी एफ बन जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपस में बराबर आ गए। थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन है, दो स्केलर लेते हैं और 3 मैंने पॉलिनोमियल ले लिए, एफ जी एच बिलोंग्स टू वी।
अब हम साबित करेंगे कि अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी की जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं एच के साथ तो आंसर किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा बाहर एफ एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा बाहर और जी एच के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये रिजल्ट साबित करेंगे। अब इन दोनों की प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और लिमिट 0 से 1 तक आ जाएगी। ये डी टी मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद रिमेंबर कि ये चूंकि टी के फंक्शन है तो इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है, अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी। उसके बाद ये एच ऑफ टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर इस पोर्शन को अलग इंटीग्रेट करेंगे, इस पोर्शन को अलग इंटीग्रेट करेंगे। अल्फ़ा जो है ये स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, ये अल्फ़ा, ये बीटा स्केलर है, बाहर आ जाएगा। ये देखिए अंदर आ गया, इंटेग्रल के अंदर 0 से 1 एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी, 0 से 1 जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। ठीक 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 ठीक। उसके बाद अब ये चूंकि एफ और एच मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अल्फ़ा, ये एफ ऑफ एच आ जाएगा, ये बीटा एज इट इज़, ये जी और एच आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा जी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 3 हमें कॉलम वेक्टर दिए गए हैं u1 u2 u3 यूजिंग एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने इनर प्रोडक्ट निकालनी है ऑफ ईच पेयर ऑफ द अबव कॉलम। यानी u1 को u2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, u2 को u3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, और u1 की इनर प्रोडक्ट u3 के साथ लेते हैं तो क्या आंसर आता है। तो तीनों वेक्टर्स, तीनों कॉलम्स जो हैं इनकी आपने क्या करनी है, इनर प्रोडक्ट निकालनी है। उसके बाद नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, फिर हर वेक्टर का नॉर्म निकालना है। नॉर्म का मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, इसी इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। और फिर हमने तीसरे पार्ट में ऐसा वेक्टर निकालना है जो u1 और u2 के परपेंडिकुलर हो, और चौथे पार्ट में ऐसा वेक्टर निकालना है जो u1 u3 के परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो। इसी तरीके से आप ऐसा वेक्टर भी निकाल सकते हैं जो u2 और u3 के परपेंडिकुलर हो। तो आइए पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या थी। पेज नंबर 282 पर एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है। ये 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम वेक्टर आपको, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट का तरीका क्या है, C1 की इनर प्रोडक्ट C2 के साथ कैसे डिफाइन की गई। डिटर्मिनेंट ऑफ पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और दूसरे वाले मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आता है उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखें C1 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, ये C2 एज इट इज़ आ गया। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रो जो है ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इसके साथ, प्लस ये इसके साथ, एंड सो ऑन xn के साथ, और साथ आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब चूंकि ये मैट्रिक्स है तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये एक ही एलिमेंट आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। तो वो फिर जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक स्केलर नंबर के बराबर आ जाएगा। बस ये देखें ना, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, उसके बाद ये कोई वेक्टर लिया मैंने 4 5 6 और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 + 10 + 18, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक मैट्रिक्स आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ये किसके बराबर आ गया, 28 और 4 32, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 32 किसके बराबर आ जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट जो है वो क्या होगा, ये वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो नेट रिजल्ट क्या आया आपके पास, x1 y1 + x2 y2 + x3 y3, यानी पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, n वाला n के साथ। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इनकी इनर प्रोडक्ट निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट है इसका, 3 वेक्टर है मेरे पास, u1 है 1 2 1, u2 एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास, कॉलम वेक्टर 2 1 2, एंड u3 तीसरा कॉलम वेक्टर है मेरे पास 2 1 - 4। तो आइए सबसे पहले हम u1 की इनर प्रोडक्ट लेते हैं u2 के साथ। तो इनर प्रोडक्ट का तरीका क्या डिफाइन किया हमने, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ,
प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 + 2 + 2 योर आंसर इज 6। उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं U2 और U3 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -8 में से 5 निकाल दिए तो आंसर किसके बराबर आ गया? -3 के बराबर। अब हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं U1 की U3 के साथ। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सो सिंपल सो इजी, ठीक है। लेकिन जब आपने शुरू में स्टेटमेंट पढ़ी थी तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि एग्जाम्पल नंबर 2 में पता नहीं किस तरह की जो है मल्टीप्लिकेशन ले ली है। तो परेशान नहीं होना आपने। आइए U1 और U3 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 2 के साथ, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ, और फिर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? -4 के साथ। तो 2 + 2 4 -4, योर आंसर इज 0। सेकंड पार्ट हल करते हैं। अब हम हर वेक्टर का नॉर्म मालूम करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी फाइंड द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर। सेकंड पार्ट, नाउ वी फाइंड norm of each vector। U1 है मेरे पास, U1 इज इक्वल टू 1 2 1। अब U1 का नॉर्म, इसका फार्मूला क्या है? ये U1 की इनर प्रोडक्ट U1 के साथ ही होगी, लेकिन आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब U1 को 2 दफ़ा लिख लेते हैं हम, 1 2 1। अच्छा, U1 को U1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या आ गया? 1। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। ये देखें जी, दोनों की इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। उसके बाद फिर अब हम लेते हैं, नाउ टेक U2। U2 मेरे पास है 2 1 2। अब U2 का नॉर्म लेना है, तो U2 का नॉर्म का फार्मूला क्या होगा? U2 का नॉर्म बराबर होगा U2 की इनर प्रोडक्ट U2 के साथ और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो दैट विल बी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, उसी एलिमेंट को उसी के साथ ज़रूर दे रहे हैं ना, 2 को 2 से, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 4 + 4 8 और 9। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। उसके बाद थर्ड एंड द लास्ट वन, नाउ टेक तीसरा वेक्टर लें U3 विच इज इक्वल टू, U3 किसके बराबर है? 2 1 -4। अब हमें इसका नॉर्म चाहिए, तो इसका नॉर्म कैसे निकालेंगे? U3 का नॉर्म बराबर है U3 की इनर प्रोडक्ट U3 के साथ और बाद में उसका लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 2 × 2 में 4 + 1 + 16। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज √21। ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं। तीसरे पार्ट में आपने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो U1 और U2 के साथ परपेंडिकुलर हो। तो U1 है मेरे पास, U1 इज इक्वल टू 1 2 1 और U2 है 2 1 2 2 1 2। हम सपोज कर लेते हैं, लेट U एक वेक्टर है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। अब XYZ की वैल्यूज मैं यहाँ पे निकाल के पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेट U एक वेक्टर है विच इज ऑर्थोगोनल टू U1 and U2।
अब चूंकि ये u1 और u2 दोनों के ऑर्थोगोनल है, तो फिर u की जब इनर प्रोडक्ट लेंगे u1 के साथ, तो आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। एंड इसी तरह u की इनर प्रोडक्ट जब u2 के साथ लेंगे तो भी आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। क्योंकि अगर दो वेक्टरों की प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम u की इनर प्रोडक्ट लेते हैं u1 के साथ। अब इनर प्रोडक्ट का तरीकाकार क्या है? पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स, दूसरा दूसरे के साथ 2 इंटू वाई, और तीसरा तीसरे के साथ 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। एंड अब ये u जो है जब इसकी प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ तो जवाब 0 के बराबर आएगा। प्रोडक्ट का तरीका पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। नंबर 1 तो रख लिया, ये नंबर 2 हो गई 2, और इसको नंबर 3 का रख देते हैं जी 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस 4y, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशनें हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ निकालनी है हमने यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट के मेथड से। वो डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है? पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। आगे क्वेश्चन को दो तरीक़ों से हल किया जा सकता है, इज इक्वल टू z, राइट। अब x की वैल्यू निकालनी है तो आपको x के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा। x के ऊपर आप हाथ रखेंगे, ये देखें, तो आपको y और z के कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं। फिर जिस तरह डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट्स को, 2 इंटू 2 4 माइनस इसका कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर जब y की वैल्यू निकालनी है तो y के ऊपर हम रखेंगे इस तरह, ठीक है। अब पहले तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ना, पहले सीधी मल्टीप्लाई किया, अब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2, राइट। अगर आप ये ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दिस इंटू दिस, तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता है, डिटर्मिनेंट पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैंने उल्टी ज़रब दे दी है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उल्टी मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद z मालूम करना है तो फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, तो x ओवर 3, y ओवर 0, z ओवर माइनस 3। अब देखिए यहाँ से 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसको 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो थ्रू आउट जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिनोमिनेटर में 3 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा x ओवर 1 इज इक्वल टू y ओवर 0 इज इक्वल टू z ओवर माइनस 1। तो ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू है। y ओवर 0 को आपने अनडिफाइंड नहीं समझना यहाँ पे, z इज इक्वल टू माइनस 1। तो u किसके बराबर निकलाया? u बराबर निकलाया 1 0 माइनस 1, ठीक है जी। अब आप इस u की ये u की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है? u की वैल्यू निकली है 1 0 माइनस 1। अब आप इसकी इनर प्रोडक्ट लेके देखें इसके साथ, तो जवाब 0 के बराबर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 0, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए दोनों का आंसर 0 के बराबर आ गया। इसी तरह जब आप इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो भी जवाब 0 के बराबर आएगा। तो u एक ऐसा वेक्टर निकल आया जो u1 और u2 दोनों के साथ क्या है? ऑर्थोगोनल। अब ये देखिए मैंने तो ये u एक ऐसा वेक्टर निकाल लिया जो u1 और u2 के साथ ऑर्थोगोनल है। अब इसी तरीके से आप एक ऐसा वेक्टर निकाल लें जो u1 और u3 के साथ, जो u1 और u3 के साथ ऑर्थोगोनल हो।
ठीक है। उसी तरीके से बिल्कुल जिस तरह मैंने सपोज किया है, यू सपोज कर लें आप x1 x y z या x1 x2 x3 जो आपका दिल करे, तो फिर उसकी इनर प्रोडक्ट u1 के साथ भी 0 के बराबर आएगी, u3 के साथ भी 0 के बराबर आएगी। उसी तरीके से फिर प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ निकाल के तो आप इसका जो है वो फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने साबित करना है कि शो दैट, ये एक सेट दिया गया है, हमने साबित करना है कि ये आर स्क्वायर की बेसिस है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राम श्मिट प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने इस बेसिस को आर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करना है। ये एक एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं आपको पहले करवा चुका हुआ हूँ, ठीक है। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये जो मेरे साथ पास जो सेट है एस, ये इसका इस सेट का नाम मैंने रख लिया एस। अब मैं पहले साबित करूंगा कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने साबित करना है ना कि ये सेट बेसिस है, तो पहले मैं साबित करूंगा कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो बेसिस ज़रूर फॉर्म करता है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर अंडरस्टूड होगा कि ये बेसिस होगा। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए मुझे क्या साबित करना पड़ेगा कि इसको मैं फ़र्ज़ किया कि एक स्केलर ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, और आंसर अगर 0 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करूंगा, अगर ए भी 0 के बराबर आ जाता है, बी भी 0 के बराबर आ जाता है, अगर सारे स्केलर 0 के बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आइए साबित करने की कोशिश करते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और मैंने पहले वाले को ए से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और फर्ज कर लिया कि आंसर 0 0 के बराबर आ जाता है। अब मैं ए और बी की वैल्यूज निकालूंगा। अगर ए और बी 0 के बराबर आ गई तो फिर मैं ये कह दूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहां पे लिख दें, फर्स्ट वी प्रूव एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट होता है वो बेसिस जरूर होती है। लो जी इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया 0b इज इक्वल टू 0 0। ठीक 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 ठीक। पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, 0 0। तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 0। पहला ए किसके बराबर आ गया, पहला पहले के बराबर, ए इज इक्वल 0, ए प्लस बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब ए की जगह पे 0 पुट करेंगे तो बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ गया। अब ए भी 0 के बराबर आ गया, बी भी 0 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर सेट एस जो है ये क्या करेगा, सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो देयरफॉर एस इज एल्सो एस इज बेसिस, ये बेसिस भी जरूर होगा, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। बेसिस की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर स्पेस के अंदर हम पढ़ेंगे। जब मैंने ग्राम श्मिट प्रोसेस आपको करवाया था तो उसके अंदर भी मैंने डिफाइन किया था कि बेसिस क्या होता है। एक तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा कोई भी वेक्टर जो है वो हम हासिल कर सकते हों, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके ऐड करें तो दुनिया का कोई भी 2 डायमेंशन वाला वेक्टर इनसे। चलिए जी अब हम साबित करते हैं कि ये जो सेट एस, साबित नहीं करना, अब हम इसकी आर्थोनॉर्मल बेसिस निकालते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ u1, पहले वाले वेक्टर का नाम u1 1 1, दूसरे वेक्टर का नाम रख दिया मैंने u2 0 1, ठीक है जी। अब पहला स्टेप नंबर क्या था, स्टेप नंबर 1, इसमें सिर्फ 2 स्टेप होंगे क्योंकि ये इसकी डायमेंशन 2 है। u1 है आपके पास जी 1 1 और v1 किसके बराबर आ जाएगा, u1 को उसके नॉर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। अब u1 है आपके पास 1 1, इसका नॉर्म किसके बराबर आएगा,
पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया 1/1, 1/1 ओवर √2, जिसको आप लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए ये जो भी वेक्टर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। अब आप ये देखें, ये था, इसको मैंने नॉर्मलाइज किया और उसका नाम v1 रख दिया। अब आप इसी वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना v1 को v1 के साथ, तो आंसर आपका 1 के बराबर आएगा। अच्छा, अब आपने दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप है कि u2 है हमारे पास, u2 इज इक्वल टू 0, 1। मैं इस वेक्टर का नाम रख लेता हूं फिलहाल w1 रख लिया मैंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा u2 माइनस u2 की इनर प्रोडक्ट v1 के साथ इंटू v1, राइट। u2 मेरे पास है 0,1 माइनस u2 मेरे पास था 0,1 और v1 मैंने कैलकुलेट किया था अभी 1/√2, 1/√2। इधर आ गया v1 की क्या वैल्यू आ गई, 1/√2, 1/√2। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में नॉर्मलाइज करेंगे। 0,1 माइनस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 प्लस 1 को अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया 1/√2, 1/√2, 1/√2। आइए मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 1/2, 1/√2, 1/2, 1/2। ये आ गया 0 माइनस 1/2, ये आ गया 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2। अब हमने करना है इसको नॉर्मलाइज, तो v2 वेक्टर किसके बराबर आएगा, v2 आएगा w1 वाला जो वेक्टर है इसको इसके नॉर्म के साथ डिवाइड कर दें आप, तो ये आ गया माइनस 1/2, 1/2 ओवर 1/2 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस 1/4। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 ओवर 1/4 प्लस 1/4, जवाब आ गया 2/4, 1/2। तो 1/√2 आ जाएगा, ये √2 जंप मार के ऊपर चला जाएगा तो माइनस √2/2, √2/2। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। तो हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आई वो किसके बराबर आई, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज, पहला आपने निकाला था माइनस 1/2, नहीं सॉरी ये है v1 निकाला 1/√2, 1/√2। दूसरा वेक्टर आपने निकाला माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आएगा। जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।